पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। टीम 1 अल्फा दहशतगर्दों की पनाहगाह की शुमाली दीवार के साथ खड़ी थी, जबकि 2 अल्फा चट्टान के पीछे तैयार हालत में अपनी बारी की मुंतजिर थी। शुमाली दीवार के साथ मौजूद 1 अल्फा के पहले आदमी ने अपनी क्लैशन की बैरल मोर्चे के मौके की तरफ करके सेकंड भर के वक्फे से एक एक गोली चलाई, ताकि मोर्चे में कोई मौजूद हो तो उन्हें निशाना न बना सके। जबकि दूसरा आदमी दस्ती बम की पिन निकाल कर दीवार से 2-3 कदम दूर हुआ और बम को मोखे में उछाल दिया। अगर बम मोखे की बजाय दीवार से टकरा कर वापस गिरता तो यकीनन उनकी जिंदगी की जमानत जब्त हो जाती, मगर पाक आर्मी के जवानों को अमली जिंदगी में ऐसे कई खतरात से दो चार होना पड़ता है। दस्ती बम के लीवर को जब छोड़ा जाता है तो उसके करीबन 4 सेकंड बाद बम फटता है। यही वजह है कि फेंकते वक्त बम को ऊंचा उछाला जाता है, ताकि जिस वक्त बम नीचे गिरे तो लीवर छोड़ने के बाद 4 सेकंड गुजर जाएं। दूसरी सूरत में दुश्मन तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करके बम उठाकर वापस भी फेंक सकता है। बम के मोर्चे में गिरते ही धमाका सुनाई दिया था, और इसका वाज़ेह मतलब यही था कि बम फेंकने वाले शेर दिल जवान ने लीवर को आजाद करके बम को 2 सेकंड हाथ में ही रखा था। बम की चाल में कितना ही हिसाब किताब क्यों न रखा जाए, ऐसी बहादुरी का मुजाहिरा करने को लोहे का कलेजा चाहिए होता है, क्योंकि ताखीरी मैकेनिकी अमल अगर गड़बड़ कर जाए या बम थामने वाला सेकंड्स का हिसाब किताब रखने में गलती कर जाए तो अंजाम भयानक मौत ही होता है। धमाका होते ही चारों जवानों ने तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करते हुए 2-2 बम इमारत के सहन में उछाले। यके बाद दीगरे कई धमाके हुए। चारों जवान इमारत की मगरबी दीवार के पास पहुंचे। 2 जवानों ने पुश्त पर पहने छोटे झोलों से कोई चीज निकाली। जब उन्होंने हाथ घुमाकर दीवार की ऊंचाई की तरफ लहराए तब अंदाजा हुआ कि वो कमन थी, प्लास्टिक की मजबूत रस्सी जिसके एक सिरे पर फौलाद का मजबूत आंकड़ा जड़ा होता है और रस्सी में हर फुट भर के फासले पर गांठ लगी होती है, ताकि ऊपर चढ़ने वाले के हाथ रस्सी पर से न फिसलें। देखते ही देखते 2 जवान दीवार के ऊपरी सिरे पर पहुंच गए। उन्होंने अपने हथियार स्लिंग के जरिए कंधों से लटका लिए थे। इस असना में 2 अल्फा इमारत के सामने पहुंचकर हमारी नजरों से ओझल हो चुका था। अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाई दिया। यकीनन इमारत के सामने पहुंचने वाली टोली ने रॉकेट लॉन्चर से इमारत का दाखिली दरवाजा उड़ाया था। एकदम तेज फायरिंग शुरू हो गई थी। दीवार पर चढ़ने वाले दोनों जवान एक लम्हे को दीवार के ऊपर लेटे और फिर अंदर कूद गए। गोलियों की बरसती बारिश में किसी जाती दुश्मनी या मफाद के बगैर कूदने वाले जवानों के मद्देनजर सिर्फ वतन की मोहब्बत और अमन व इस्लाम दुश्मन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का जज्बा था। तनख्वाह की मद में मिलने वाले चंद टके उन्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते थे। ऐसे वक्त उन्हें बूढ़ी माओ और महबूब बीवियों की मुंतजर आंखें भूल गई थी। मासूम बच्चों की किलकारियां और शरारतें ज़हन से महव हो गई थी। गांव के पुरौनक मेले और घर की हसीन फजा याद नहीं रही थी। कुछ याद था तो वतन की खातिर जान लेना और वतन के लिए गर्दन कटवाना। पाक आर्मी के खिलाफ भौंकने वालों को कभी ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़े तो यकीनन उनकी शलवारें गीली हो जाएंगी। आरामदेह सोफे पर तशरीफ टेक कर किसी अलबेली एंकर पर्सन के सामने छाती चौड़ी करके पाक फौज पर मुल्क का सारा बजट खाने का बहतान लगाना, फौज ने क्या तीर मारा है का नारा बुलंद करना, फौज की कारकर्दगी पर उंगली उठाना, फौज की कुर्बानियों का इनकार करना निहायत आसान और सहल है। ऐसे अफराद की समातों ने सिर्फ आतिशबाजी की तड़तड़ और शादियों पर पटाखे सुने होते हैं। तोपों की घन गरज, दस्ती बमों के धमाके और असली हथियारों का गरजना सुन ले तो सिर्फ आवाज की दहशत से ही इन सुरमाओं की हरकतें कल्ब बंद हो जाए। सच तो यह है कि मुझे कभी ऐसे अफराद से गिला नहीं रहा, क्योंकि उनका भौंकना और वावेला करना इखलास, खैरखाही और नेक नियति के तहत नहीं होता, न उनके मद्देनजर अवाम की बेहतरी और खुशहाली होती है। ऐसे मुनाफिक तो वतन दुश्मन अनासिर के एजेंट बनकर उनसे डॉलरों की गड्डियां वसूल करके तयशुदा एजेंडे पर काम करते हैं। असल दुख तो उन सादा लौह अवाम पर होता है जिनकी जबान तो अपनी होती है मगर अल्फाज यहूद हनूद के आलायकारों के रटे होते हैं।
जिनके जहन तो अपने हैं मगर सोचते मीर जाफरों और मीर सादिक की अकल से हैं, जिनकी आंखें तो अपनी हैं मगर देखते ट्रंप और मोदी की ऐनक से हैं। खुदारा कभी आंखें बंद करके उन सिपाहियों की हालात जिंदगी पर भी गौर कर लिया करें जो खुशी में प्यारों के साथ कह लगा सकते हैं, ना गम में उनके गले लगकर आंसू बहा सकते हैं। पाक फौज किन हालात और कैसे इलाकों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, कभी इस पर भी तहकीक कर लिया करें। क्या एतराज करने वाले नहीं जानते कि अवाम सैलाब की लपेट में आते हैं तो कौन सा महकमा मदद को दौड़ता है, जलजले का अजाब टूटता है तो कौन सी मखलूक दिन रात लगाकर जख्मियों और लाशों को कंधों का सहारा मुहैया करती है। कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई अजाब आने पर पहला सामना पाक फौज ही करती है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। सच तो ये है कि हर ऐसा मौका जब जिंदगी बंद मुट्ठी में सरकती रेत की मानिंद धीरे धीरे रुखसती पर आमादा नजर आती है, तब अपने प्यारों की यादों के साथ तकमील मकसद का ख्याल भी दिलो दिमाग पर हावी रहा। मौत को सामने पाकर भी जहन से ये एहसास महव नहीं हुआ कि हम वतन की हिफाजत की कसम खा चुके हैं। बहरहाल ये दुखड़े बहुत तवील हैं, लेकिन इससे कहानी का तसलसल मुतासिर होता है, इसलिए वापस लौटते हैं। दोनों जवानों के अंदर कूदते ही नीचे वाले दोनों क्लैशनकोफे स्लिंग अप करके दीवार पर चढ़ने लगे। अब इमारत के अंदर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हमें सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। चीता दल की जितनी मदद हम कर सकते थे कर ली थी। हम तूफान दल की जानिब मुतवज्जे हो गए। उन्होंने हदफ दोम यानी दहशतगर्दों के उस ठिकाने का रुख किया जहां से मरने वाले अफराद अपने साथियों की मदद को निकले थे। भाई सुने, कुछ मुसल्ला लोग मगरिबी जानिब से ऊपर आ रहे हैं। निस्वानी आवाज हमें चौंका गई थी। हम सामने के मंजर में इस कदर खोए थे कि जरमीना की आमद पर भी मुत्तला नहीं हो सके थे। हम चौंक पड़े। क्या? मैंने तंजिया लहजे में कहा, खान साहब, दुश्मनों का मुखाबरा भी ऑन कर लेना चाहिए था। उसने झोले से आई कॉम सेट निकाल कर ऑन किया। तुम बता देते। 2-3 चैनल तब्दील करते ही ट्रांसमिशन शुरू हो गई थी। एक भारी आवाज सुनाई दी, एक ही मकान है, यकीनन इसी में छुपे होंगे। दूसरी आवाज आई, मकान को घेर लो, ये वही खबीस है। कमीने की एक गोली भी खता नहीं गई, बचकर जाना नहीं चाहिए। मैं सूरत से रेंज मास्टर को झोले में मुंतकिल करने लगा। खान साहब मारे गए। सरदार तूफान दल और चीता दल को खतरे से मुत्तला करके अपनी रवानगी का बता रहा था। जरमीने वहीं खड़ी थी। दहशतगर्दों की गुफ्तगू जारी थी। वो मोहतात अंदाज में ऊपर चढ़ रहे थे और बातचीत से मालूम हो रहा था कि उनकी तवज्जो जरमीने लोगों के घर पर है। इस बुलंदी पर सबसे अहम वही इमारत थी। मैंने जरमीने से कहा, अपने कंबल और घड़ा वापस ले जाओ ताकि पता न चले कि तुमने हमारी मदद की है। घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और फकत हमारे छुपने की जगह के बारे में बताकर लाइल्मी का इजहार करना। उसने पेशकश की, आप हमारे घर में छुप जाएं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, हमारी वजह से तुम्हें नुकसान हो सकता है। उसने मासूमियत से पूछा, क्या बाकी फौजी आपकी मदद को नहीं आएंगे? मैंने कहा, इन बातों का वक्त नहीं है जरमीने, तुम फूटने की करो। दोनों कंबल उठाकर मैंने मचान से नीचे फेंके। सरदार बकिया सामान अपने झोले में डाल रहा था। मैं अपना झोला उठाकर नीचे उतरने लगा। जरमीने पानी का घड़ा खाली करके कंबल बगल में दबाए वहीं खड़ी थी। मैंने नीचे उतरते ही उसे झड़का, सुना नहीं, घर को भागो। डांट खाकर वो सहम गई थी। नाराजी भरी निगाह मेरे चेहरे पर डालकर घर को मुड़ गई। सरदार अपना झोला पीठ पर लादे नीचे पहुंचा। ड्रैगनोव उसने हाथ में पकड़ ली थी। आम स्नाइपर राइफलों के बरक्स ड्रैगनोव सेमी ऑटोमेटिक है, यानी उसे बार बार कॉक नहीं करना पड़ता। उसकी मैगजीन में 10 गोलियों की गुंजाइश है। बैरेट M107 भी इस लिहाज से ड्रैगनोव जैसी है। उसकी मैगजीन में भी 10 गोलियां पड़ती हैं और वो नीम खुदकार भी है। अलबत्ता उसका वजन और रेंज ड्रैगनोव से ज्यादा है। अपना वायरलेस सेट बंद करके वो आईकॉम पर दुश्मन की बातचीत सुन रहा था। मैंने मशवरा दिया, फरार को जुनूब मशरकी समत बेहतर रहेगी। वो बोला, चलो। मुत्तफिक होते ही उसने कदम बढ़ाए। बमुश्किल 100 कदम जा सके होंगे कि मजबूरन हमें रुकना पड़ा। दुश्मन का कमांडर ऊपर आने वाले अफराद को बता रहा था कि जुनूब और मशरिक की तरफ कमांडर रंगीन खान के आदमियों ने घेरा डाल लिया है। सरदार बोला, तूफान दल और चीता दल से राब्ता करना पड़ेगा। सरदार ने कैनवुड ऑन कर लिया। नशेब में तेज फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। SS फॉर चीता दल, ओवर। फौरन जवाब आया, SS, दुश्मन की बड़ी तादाद का सामना हो चुका है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, ओवर। सरदार ने दुहाई दी, हमने मदद मांगने को राब्ता किया था, आउट। चीता दल से मायूस होकर वो तूफान दल से राब्ता करने लगा। SS फॉर तूफान दल, ओवर। आवाज आई, SS, हदफ दोम में भी दुश्मन की काफी तादाद मौजूद है, उन्हें छोड़कर आपकी मदद को नहीं आ सकते, ओवर।
चूंकि तूफान दल और चीता दल से एक ही चैनल पर राब्ता था, इसलिए बगैर सवाल सुने उन्होंने माजरत कर ली। दुश्मन के 15-20 अफराद तो रेंज मास्टर का शिकार बन चुके थे। चीता दल और तूफान दल ने भी काफी तादाद को जहन्नम हासिल किया था, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। जुनूब मशरक की जानिब पेशकदमी करने वाले दुश्मन तो कमांडर रंगीन के लश्करी थे। मगरबी जानिब से चढ़ाई करने वाले जाने कहां से आ टपके थे, मगर उस वक्त किसी और मौजू पर सोचने की बजाय जान बचाने का मरहला दरपेश था। अब गेंद दुश्मन के पास थी। हमारे छापामार दस्तों में तूफान दल और चीता दल के अलावा सैलाब दल और जारिब दल भी शामिल थे। इन दस्तों के पास पसकदमी की सहूलत मौजूद थी। मशरकी जानिब पाक फौज की पोस्टें थी, जिनकी वजह से उनका अकब महफूज था, लेकिन हम दोनों चारों तरफ से घिर गए थे। सरदार ने कहा, शुमाल की जानिब काफी घनी झाड़ियां हैं, वहां से कोशिश की जा सकती है। मुत्तफिक होते हुए मैं वापस मुड़ गया। भागो। हम दोनों के पास वजन ज्यादा था, जिसे उठाकर भागना बहुत मुश्किल था। अलबत्ता एक सहूलत हासिल थी कि हम नशेब उतर रहे थे। आधी उतराई के बाद घनी झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया था। सरदार फूले हुए सांसों से बोला, झोलों से पीछा छुड़ाना चाहिए। मैं हिचकिचाया, अपना हथियार कैसे फेंक सकते हैं? सरदार मुसिर हुआ, झाड़ियों में छुपा देते हैं। उम्मीद है हमारे भागने पर वो झाड़ियों की तलाश से बाज रहेंगे। मैंने कदम आहिस्ता करते हुए कहा, कोई घनी झाड़ी देखो ताकि सामान दूर से तो नजर ना आए। मगर हमारी खुशकिस्मती के घनी झाड़ी से पहले ही हमारी नजर पानी की तंग गुजरगाह पर पड़ गई। बारिशी पानी ने इस जगह को काफी गहरा कर दिया था। पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद पानी नशेब की तरफ तेजी से बहता है, जिसकी वजह से छोटे बड़े नाले वजूद में आते हैं। कोहिस्तान के बासी और वो लोग जिन्हें पहाड़ों पर रहने का तजुर्बा हो, अच्छी तरह जानते हैं कि पहाड़ मुख्तलिफ और तह दर तह परतों से वजूद में आते हैं। कुछ हिस्से खालिस पथरीली चट्टानों पर मुश्तमिल होते हैं, कहीं पत्थर, रेत और मिट्टी का मलगूबा होता है। कुछ जगहों पर चिकनी मिट्टी होती है, कुछ पर भुरभुरी मिट्टी होती है। पानी हर किस्म की जमीन पर रास्ता बना लेता है, लेकिन जहाँ भुरभुरी मिट्टी की परतें हों, वहाँ बनने वाले नाले निस्बतन गहरे और तंग होते हैं, और वो भी एक ऐसा ही नाला था। हमारे झोले वाटरप्रूफ थे। पानी हथियार या साजो सामान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पानी की गुजरगाह 2 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। दोनों झोले अंदर रखकर हमने किनारों की मिट्टी पर जोर जोर से पांव मारकर झोलों पर गिरा दिया। 5-6 मिनट जाया करके हमने दोनों झोलों को दफन कर दिया था। अब मुस्तकिल तौर पर तो नहीं, अलबत्ता आर्जी तौर पर झोले महफूज हो चुके थे, क्योंकि ज्यादा बारिश झोलों पर से मिट्टी बहा कर ले जाती। लेकिन हमारा मकसद आर्जी तौर पर झोलों से छुटकारा पाना था। तवील अरसे तक सामान को वहीं छोड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं था। एक आईकॉम सेट और एक कैनवुड हमने पास रखे थे ताकि दुश्मन की बातचीत भी सुन सकें और अपनों से भी राब्ता बहाल रहे। झाड़ियों का सिलसिला नशेब तक चला गया था, लेकिन झाड़ियां ज्यादा फैली नहीं थी। चौड़ाई में एक पट्टी की तरह थी। झाड़ियों में भागने का फायदा तो ये था कि हम दूर से किसी और को नजर नहीं आ सकते थे, और नुकसान ये था कि हमारी नजरें भी दूर दूर तक देखभाल के काबिल नहीं रही थी। सूरज आबोताब से चमक रहा था और मुसलसल हरकत में होने की वजह से अच्छी खासी गर्मी महसूस होने लगी थी। ढलान उतरते हुए जोर तो नहीं लगता, लेकिन फिसलने, पांव उचटने और मोच आने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पुख्ता सड़क या हमवार पगडंडी तो थी नहीं कि बंदा जिस्म ढीला छोड़कर भागता जाए। यहाँ तो हर कदम पर गढ़ों, पत्थरों और ना हमवार जमीन से वास्ता था। नीचे देखे बगैर आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं था। हम खामोशी, एहतियात और सुबक रवि से नशेब की जानिब बढ़ रहे थे। हर वक्त बकबक करने वाले सरदार की जबान पर ताले लग गए थे, क्योंकि पेशावर स्नाइपर होने के नाते वो भी अच्छी तरह जानता था कि बोलने से जहां छुपाव खतरे में पड़ता है, वहीं समातों की कारकर्दगी भी ना होने के बराबर रह जाती है। खामोश होने की सूरत में इंसान कानों से भी आंखों का काम ले सकता है। दूर से होने वाली बातचीत और पांव की आहट तक कानों की रसाई आंखों के नजारे से पहले हो जाती है। दुश्मन की आहट सुनने को हमने वायरलेस सेट भी बंद कर दिए थे। साइलेंसर लगा बरेटा मैंने तैयार हालत में पकड़ा हुआ था। सरदार ने भी ड्रैगन ऑफ कॉक की हुई थी। सरदार 2-3 कदम आगे था। अचानक रुकते हुए वो साकिन हुआ और अपना बायां हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कर ली। इसका मतलब था कि उसे कोई आहट सुनाई दे गई थी या उसने कोई हरकत देख ली थी। मैं भी अपनी जगह पर थम गया था। वो घुटना नीचे टेक कर आहिस्ता से बैठ गया। मैं आवाज पैदा किए बगैर उसके करीब पहुंचा। अब मुझे भी बातों की आवाज सुनाई देने लगी थी। उनकी बेएहतियाती देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो हमें ज़मीने लोगों के घर में महसूर समझ रहे थे। उनकी ये गलत फहमी जब तक बरकरार रहती हमें फायदा था। सरदार के कंधे पर दबाव डालकर मैंने लेटने का इशारा किया और खुद जमीन पर बैठकर धीरे धीरे आगे सिरकने लगा।
मगर इस हालत में भी मैंने ये ध्यान जरूर रखा था कि मेरा जिस्म सरदार के दिखाव में रुकावट न बने। वो जल्द ही दिखाई दे गए थे। 2 कदम के फासले से आगे पीछे रवाना थे। हाथ सीधा करते हुए मैंने मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबाया। ठक ठक की आवाज के साथ वो नजदीकी झाड़ी में गिरे और अजियत से ऐंठने लगे। हम भागकर करीब पहुंचे। दोनों के पास लकड़ी के बट वाली क्लैशनकोफे थी। कलम की तरह तुरशी हुई बैरल उनके रूसी होने की चुगली खा रही थी। दोनों ने जैकेट नुमा बैंडोलियर पहने थे जिनके सामने से जंजीर लगी हुई थी। जंजीर खोलकर हमने उनके बैंडोलियर उतार कर खुद पहन लिए, क्योंकि बैंडोलियर की जेबों में क्लैशनकोफ के इजाफी मैगजीन डाले जाते हैं, वरना कमीज की जेबें तो इतने वजनी मैगजीन नहीं संभाल सकती। सरदार ने ड्रैगनोव की सेफ्टी लगाकर कंधे से लटका ली थी। अब हमें जिस लड़ाई का सामना था उसमें क्लैशनकोफ की अहमियत स्नाइपर राइफल से बढ़ जाती है। क्लैशनकोफों के लोड होने की यकीन दहानी करके हम आगे बढ़ गए। चंद कदम चलने के बाद झाड़ियों का फैलाव खत्म हो रहा था। अलबत्ता नशेब की तरफ मजीद 20-25 गज तक झाड़ियां चली गई थी। आखिरी झाड़ी के पास हम लेट गए और रेंगते हुए आगे बढ़े। 2-2 की टोलियों में 6 अफराद थोड़े थोड़े फासले पर ऊपर रवाना थे। मैंने सरदार की आंखों में झांका, क्या ख्याल है? वो दलेरी से बोला, जान बचाने की कोशिश करना बुजदिली कहलाएगा। हम अकेले नहीं हैं। चीता दल और तूफान दल के जाले ज्यादा फासले पर भी नहीं हैं। अब तो यूं भी उनके घेरे से हम निकल आए हैं। मैंने मुंह बनाया। एक खान से इसके अलावा उम्मीद ही क्या की जा सकती है। मेरे अंदाज को उसने इजाजत पर महमूल किया था। दूर वाली टोली जिसका फासला 200 गज के करीब था, उस पर निशाना साध कर उसने मुसलसल 2 दफा ट्रिगर दबा दिया। पीठ में लगने वाली गोली से दोनों औंधे मुंह गिरे और अजियत से हाथ पांव छिटकने की वजह से नीचे लुढ़कने लगे। इस दौरान झाड़ियों के साथ से ऊपर की जानिब हरकत करने वालों पर मैं शिस्त ले चुका था, क्योंकि जरा सी मोहलत मिलने पर वो झाड़ियों में घुसकर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे। तड़तड़ की आवाज पर वो चौंकते हुए रुके, लेकिन उनके संभलने से पहले मेरी शहादत वाली उंगली ट्रिगर को खींच चुकी थी। उनका अंजाम देखने की बजाय मैं दरमियान वाली जोड़ी की तरफ मुतवज्जे हुआ। करीब कोई आड़ न पाकर दोनों चंद कदम दूर पत्थर की तरफ भागे। मेरी और सरदार की क्लैशनकोफें एक साथ गरजी। पत्थर तक पहुंचने की हसरत दिल में लिए वो तड़पते हुए नशेब में लुढ़कने लगे। दुश्मन से बेनियाज होते ही सरदार ने आईकॉम सेट ऑन कर दिया था। दुश्मन का कमांडर बार बार फायरिंग के बारे में पूछ रहा था, मगर वजह जानने वालों में कोई बाकी नहीं बचा था कि जवाब दे पाता। मशरकी जानिब से 2 अफराद मोड़ काट कर सामने आए। दोनों ने क्लैशनकोफें तैयार हालत में थामी हुई थी। उनके सर पेंडुलम की तरह हरकत कर रहे थे, लेकिन उनकी एहतियात का तरीक़ाकार अच्छी तरबियत की निशानदही नहीं कर रहा था। उन्हें बेफिक्री से आड़ नहीं छोड़ना चाहिए थी। शायद हमारी फायरिंग को वो साथियों की हरकत समझे थे। उनकी गलत फहमी हमारे सामने नमूदार होने के अगले 2-3 सेकंड में रफा हो चुकी थी। वो नीचे गिरकर अजियत से तड़पने लगे थे। अचानक उनसे जरा बुलंदी पर क्लैशनकोफों का गरजना शुरू हुआ। वो अंदाजे ही से फायर कर रहे थे, क्योंकि अब तक हम झाड़ियों की हद से आगे नहीं निकले थे। अलबत्ता मुनासिब आड़ न होने की वजह से कोई उचटती हुई गोली हमारा मिजाज पूछ सकती थी। हमारे सर आड़ की तलाश में घूमे। पहाड़ी इलाके में पत्थरों की बहुतात होती है। हमें आड़ की तलाश में ज्यादा तगोदौ नहीं करना पड़ी थी। चंद गज ऊपर ही एक बड़ा पत्थर नजर आ गया था, जिसके पीछे लेटी हालत में हम दोनों पनाह गुज़ीन हो सकते थे। पत्थर बुलंदी की तरफ पड़ा था, वहां तक रेंग कर पहुंचना दुश्वार था। हम दोनों झुके झुके उस जानिब दौड़ पड़े। आईकॉम सेट पर कोई चीख चीख कर अपने कमांडर को शुमाली जानिब हमारी मौजूदगी से मुत्तला कर रहा था। कमांडर किसी अकबर जान नामी शख्स को पुकारने लगा। अकबर जान, अकबर जान। एक बारीक आवाज उभरी, जी कमांडर। यूं लगा जैसे कोई उधेड़ उमर औरत मर्द बनकर बोल रही हो। आवाज आई, अकबर जान, इमारत का घेराव खत्म करो, वो खबीस निकल गए हैं। अकबर जान पुरएतमाद लहजे में बोला, सुन लिया है कमांडर, आप बेफिक्र रहें, आज बचकर नहीं निकल सकता। उसी वक्त एक और आवाज उभरी, अकबर जान, यहाँ दरख्त पर मचान बना है, खाली खोखे भी काफी तादाद में पड़े हैं। अकबर खान ने उसे वहीं ठहरने को कहा। मैं सरदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। हमें जल्द ही ये जगह छोड़नी पड़ेगी, वरना घेरे में आ जाएंगे। सरदार ने ड्रैगनोव हाथ में लेकर पूछा, इन 2 से निबट कर ही भाग सकेंगे, फासला कितना होगा? मैंने कहा 300 मीटर ही होगा और ड्रैगनोव की गोली जाया करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लैशनकोफ पर मतलूबा रेंज लगाकर शिस्त साध ली। वो एक बड़े पत्थर के दाएं बाएं आड़ पकड़े दरख्तों के झुंड का जायजा ले रहे थे। शुरू में उन्होंने मुसलसल फायर करके एक मैगजीन खाली की थी, लेकिन बाद में हदफ नजर न आने पर एमुनिशन फूंकना बंद कर दिया था।
शायद पहले भी बताया था कि दाएं हाथ से फायर करने वाले को आड़ की दाएं जानिब और बाएं हाथ से फायर करने वाले को आड़ की बाएं जानिब इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसके बरक्स होने की सूरत में फायरर का ज्यादातर जिस्म आड़ से बाहर नजर आएगा और आड़ कोई फायदा नहीं देगी। उन्होंने एक पत्थर के दाएं बाएं आड़ ली हुई थी और दोनों दाएं हाथ से फायर कर रहे थे। यूं एक फायरर तो उसूली तौर पर सही जगह संभाले हुए था और उसका ज्यादातर जिस्म आड़ में छुपा था, जबकि दूसरे का बालाई जिस्म वाज़े नजर आ रहा था। कम नजर आने वाला हदफ सरदार के लिए छोड़कर मैंने गलती करने वाले को ताड़ा, क्योंकि सरदार के पास ड्रैगनऑफ थी और वो आसानी से दूसरे फायरर को निशाना बना सकता था। मेरे हाथ में दुश्मनों से छीनी हुई क्लैशनकोफ थी। क्लैशनकोफ निशानेबाजी में स्नाइपर राइफल के उशरे अशीर भी नहीं है और फिर क्लैशनकोफ को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सिफर भी नहीं कर सकता था। तभी मैंने बड़े हदफ को ताड़ा था। मैंने हदफ की छाती पर निशाना साधा ताकि गोली जाया न जाए। हमने करीबन एक साथ ही ट्रिगर दबा दिया था। दोनों की गोलियां गलत आड़ पकड़ने वाले को लगी। दूसरा फायरर साफ बच गया था। साथी की खोपड़ी में रोशनदान खुलते देखकर वो पत्थर के पीछे सरक गया। यकीनन मरने वाले के सर में सरदार की गोली लगी थी। मैंने मुंह बनाया, धत्तेरे की खान साहब, तुम्हें दूसरे को निशाना बनाना चाहिए था। सरदार बोला, वो तुम्हारे लिए छोड़ा था ना। मैंने मुंह चिढ़ाया, मेरे लिए छोड़ा था? स्नाइपर राइफल तुम्हारे हाथ में है। वो जगह छोड़ते हुए बोला, ये बहस बाद में करेंगे, फिलहाल भागने की करो, तुम्हारे साले पहुंचने वाले होंगे। मैंने कहा, बकवास न करो, और साथ ही उसकी तकलीद की, क्योंकि झाड़ियों की हुदूद से निकलते ही हम बच जाने वाले दहशतगर्दों की फायर की रेंज से निकल जाते। सरदार बोला, बकवास कैसी? तुमने वजीरिस्तान ही में शादी की है ना? मैंने कहा, पलवशे दहशतगर्द नहीं है, शरीफ खानदान की है। और ये किसने कहा है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक वजीरिस्तान से होता है? मैं संजीदा हो गया था। वो बोला, चोंच बंद रखो, तुम बैठक में नहीं बैठे हो। लाजवाब होकर उसने हालात का सहारा लिया और मुझे खामोश होना पड़ा। झाड़ियों की हुदूद से खुली जगह पर आते ही हम मजीद मोहतात हो गए थे। दहशतगर्दों की तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट मौत के कुएं की मोटरसाइकिल की तरह तसलसल से आने लगी। नशेब में आने के बाद भी जमीन हमवार नहीं थी। हम मगरिब से आने वाले एक नाले के करीब पहुंच गए। सरदार नाले के खड़े किनारे से अंदर कूदा। उसी दम सामने से गोलियों की बौछार आई। गोलियां चंद फुट के फासले पर पत्थरों से टकराईं। मैंने बगैर किसी ताखीर के नाले में छलांग लगाई और एक बड़े पत्थर के पीछे दुबक गया। सरदार ने मुझसे पहले एक पत्थर की आड़ ले ली थी। मैं मायूसी से बोला, फंस गए हैं खान साहब, दुश्मन सामने भी मौजूद है और अकब से भी करीब आने वाला है। उसने मगरबी समत इशारा किया। नाले में ऊपर की जानिब बढ़ते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया। 50-60 कदम के बाद नाला एकदम ऊपर को उठ रहा है। दुश्मन हमें चढ़ाई चढ़ने की मोहलत नहीं देंगे। वो बोला, तुम मगरबी जानिब संभालो, मैं मशरक की समत ध्यान देता हूँ। पुरजोश पठान इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता था। मैंने मशवरा दिया, गिरफ्तारी देकर मोहलत हासिल कर सकते हैं। वो बोला, अपनी सिपाह की खबर लेते हैं, शायद मदद मिल जाए। मेरे मशवरे को दरखोर एतना न जानते हुए वो कैनवुड ऑन करने लगा। फौरन ही आवाज आने लगी। कोई बार बार हमें पुकार रहा था। चीतादल फॉर SS ओवर। सरदार ने बेसब्री से जवाब दिया, सेंड योर मैसेज ओवर। जल्लाई हुई आवाज में पूछा गया, SS, काफी देर से तुम्हें तूफान दल और मैं पुकार रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ओवर। सरदार तल्ख हुआ। हमारे हालात जानने के बाद ये सवाल बेमानी रह जाता है। ओवर। आवाज आई, शुमाली जानिब से तूफान दल, मशरकी जानिब से चीता दल और जुनूबी जानिब से जारिब दल की सिपाह आपकी कमीन गाह की तरफ पेशकदमी कर रही हैं। ओवर। मेरा दिल मुसर्रत से धड़कने लगा। सरदार के रॉजर कहने पर उसकी बात जारी थी। दहशतगर्दों के ज्यादातर अफराद हलाक हो चुके हैं और बाकी उस टेकरी की समत सिमट आए हैं। ओवर। सरदार ने समझ जाने का ऐलान किया। रॉजर। आवाज आई, अपनी जगह की निशानदही करें, क्योंकि आम कपड़ों में होने की वजह से आप दोनों अपनी सिपाह का शिकार बन सकते हैं। ओवर। सरदार बोला, हम अपनी कमीनगाह वाली टेकरी के नाले में पहुंच चुके हैं और लगता है अपने बंदे हम पर फायर खोल चुके हैं। ओवर। आवाज आई, वेट। हमें इंतजार का कहकर वो खामोश हो गया। अचानक नाले के मशरकी किनारे पर एक बावर्दी जवान की झलक नजर आई। यकीनन वो सीनियर की हिदायत पर हमारा जायजा ले रहा था। बज़ाहिर वो बेवकूफ़ी का मुर्तकिब हुआ था कि यूं छाती चौड़ी किए दुश्मन के सामने जाना हिमाकत थी, मगर पाक फौज के जवान ऐसी हिमाकतों के आदी हैं। मैंने फौरन खड़े होकर हाथ लहराए और उसने दाएं हाथ की 5 उंगलियां निवाला बनाने के अंदाज में जोड़कर उंगलियों के सिरों को अपने सर से लगाया, जिसका मतलब था कि मैं उसके पास पहुंचूं। सरदार भी खड़ा हो गया था। जायजा लेकर हमने अकब महफूज होने का यकीन किया और नाले के मशरकी किनारे की तरफ दौड़ पड़े। दहशतगर्द आधी उतराई से नीचे नहीं आए थे। पाक फौज की वर्दियां देखकर उन्हें अपनी फिक्र पड़ गई थी। सरदार ने उसी हालत में आई कॉम ऑन किया। कमांडर अकबर जान को अपने आदमी वापस बुलाने की हिदायत दे रहा था। उनकी खुशकिस्मती ये थी कि मगरबी जानिब से उन्हें फरार की राह मयस्सर थी।
नाले की मशरकी जानिब जरा सी बुलंद थी। ऊपर पहुंचकर हमें पाक फौज के 3 जवान पुरतपाक अंदाज में मिले थे। वक्फे वक्फे से बाकी जवान भी उस टेकरी को घेरे हुए थे। जुनूब की जानिब से तेज फायरिंग सुनाई दे रही थी। पता चला कि उस टेकरी के मगरिबी जानिब गुजरने वाले नाले के सिरे पर दहशतगर्दों की टोली पाक फौज के जवानों का रास्ता रोके हुए थी। साथियों से मुआनिका करके मैंने सरदार की तरफ हाथ फैलाए। ड्रैगनॉव मुझे दो और तुम स्पॉटर की जिम्मेदारी संभालो। ड्रैगनॉव कंधे से उतार कर वो मुनासिब जगह पर लेट गया था। स्नाइपिंग का मुकम्मल सामान हम पीछे छोड़ आए थे। अब सब कुछ अंदाजे से करना था। लकड़ी के मजबूत तिनके के साथ कपड़े की धज्जी बांध कर मैंने हवा की रफ्तार मालूम करने को जमीन में गाड़ा। विंड मीटर के न होने पर स्नाइपर हवा की रफ्तार यूं ही मालूम करते हैं। हवा की वजह से जब झंडी लहराती है तो हम कपड़े और लकड़ी के दरमियान बनने वाले जाविये को जांचते हैं। हवा जितनी तेज होगी जाविया उतना ज्यादा बनेगा और जितनी कम होगी डंडे और कपड़े का जाविया उतना कम बनेगा। बस इस जाविये को मखसूस फॉर्मूले के साथ ज़रब तकसीम करके हमें हवा की रफ्तार मालूम हो जाती है। बुलंदी का जाविया भी अंदाजे से मालूम करके मैंने नजदीकी नजर आने वाले दहशतगर्द का फासला सरदार को बता दिया। पत्थर के अकब में सर उभारे वो गाहे गाहे फायर कर रहा था। सरदार एलिवेशन डिफ्लेक्शन नॉब को मतलूबा मिकदार में घुमाकर फायर के लिए तैयार हो गया। ट्रिगर दबाते ही दुश्मन उलटकर पीछे जा गिरा था। सरदार ने रेंज में तब्दीली किए बगैर उससे चंद कदम दाएं बैठे दुश्मन पर शिस्त साधी। अगले के गिरते ही बाकी बेतहाशा झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़े थे। जो झाड़ियों से दूर थे उन्होंने पत्थरों के अकब में पनाह ले ली थी। इसी असना में कैप्टन हफीजुल्लाह न्याजी वहां पहुंच गया था। वो चीता दल का कमांडर था। हमारी पीठ थपथपाकर उसने पेशकदमी का इंदिया दिया और हमें वहीं ठहरने को कहा, क्योंकि हम सिविल कपड़ों में थे और अपने साथियों का शिकार हो सकते थे। मैंने उन्हें इत्मीनान दिला दिया, हम यहीं से मदद पहुंचाएंगे सर। वो बोले, बेशक। तहसीन आमेज अंदाज में सर हिलाते हुए वो अपने जत्थे के हमरा नाले में उतर गए। दहशतगर्द टेकरी पर चढ़ने की बजाय दरमियानी बुलंदी ही से मगरिब का रुख कर रहे थे। मगरिबी नाले में उतरकर वो आसानी से बामेक टॉप की जानिब सिमट सकते थे। अगले 2-3 घंटे इसी कश्मकश में गुजरे थे। दोपहर तक पाक फौज के जवानों ने हमारी कमीनगाह वाली टेकरी और चंद दूसरी टेकरियों पर कब्जा जमा लिया था। मैं और सरदार भी अपना सामान निकालने टेकरी की जानिब बढ़ गए। एक वर्दी वाला जवान हमने साथ रखा था ताकि दूर से देखने वाले हमें मशकूक न समझ लें। वो रात हमने वहीं गुजारी थी। जरमीने लोगों के घर का दरवाजा बंद ही रहा था। बेचारी अकेली औरतें सख्त डर गई थीं। पाक फौज के 10 जवान मामूली जख्मी थे, 3 शहीद हुए थे और 2 शदीद जख्मी थे। शदीद जख्मियों को फौरन वापस भेजा गया था। घर के दाएं बाएं वर्दी वालों को देखकर बच्चियां चाय देने आई थीं। चूंकि वो हमसे मानूस थीं इसलिए सीधा हमारे करीब पहुंची थीं। छत के मशरकी कोने पर मुझे सुर्ख लिबास की झलक दिखाई दी। कोई वहां से हम पर नजर रखे हुए था और कल जरमीने ने सुर्ख लिबास ही पहना था। बच्चियां बर्तन रख कर हमारे करीब ही बैठ गई थीं। चाय ज्यादा थी। हमने करीब मौजूद चंद और सिपाहियों को भी बुला लिया था। सरदार बच्चियों से गपशप करने लगा। खाली बर्तन और इनाम वसूल करके वो खुशी खुशी वापस लौट गई थी। अलबत्ता मोर्चे से झलकता सुर्ख लिबास रवानगी तक वहीं दिखाई देता रहा। तुलुए आफ्ताब के साथ पाक फौज के जवान मुनज़्ज़म अंदाज में वापस पलटे। दहशतगर्दों की लाशें ले जाने का बंदोबस्त हमारे पास नहीं था। उनके हथियार, मुखाबरे और दूसरा काम का सामान उठा लिया गया था। अलबत्ता लाशों को उनके ठिकानों में रख दिया था ताकि जंगली जानवर खराब न करें। उम्मीद यही थी कि 1-2 दिन में उनके साथ ही वापस पहुंचकर उनका क्रियाक्रम कर देते। दोपहर ढले हम वापस पहुंचे। ऑपरेशन निहायत कामयाब रहा था। दहशतगर्दों पर काफी कारी ज़रब लगी थी और अब उन्हें संभलने में कुछ वक्त जरूर लगता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।